हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम दोनों बुक्स को कवर कर रहे हैं, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बुक 1 का चैप्टर 6, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो आओ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से खत्म करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, चैप्टर चैप्टर का नाम है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट को पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है, नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में, उनके प्रोटेक्शन के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो आओ पढ़ते हैं कि नेचुरल एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर जनरली इंक्लूडेड ऑल द एलिमेंट अवेलेबल इन द नेचर, यानी जो भी है, वेदर इट इज़ वाटर, लैंड, सोइल, फॉरेस्ट, हर किसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। तो फिजिकल एलिमेंट क्या हो सकते हैं, सोइल, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल एंड मिनरल्स। गैसेस भी होती हैं, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब गैसेस भी आती हैं। एब्स्ट्रैक्ट सच एज क्या है कि सोलर एनर्जी, जिसको हम सिर्फ फील ही कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, विंड एनर्जी, लैंडस्केप, एयर एंड वाटर। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आर मेनली रिलेटेड टू द इम्पैक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, मेजर कंसर्न क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज का जो इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट के ऊपर, वो नेगेटिव वे में अगर पड़ रहा है तो वो उसी को हम एनवायरमेंटल इश्यूज बोल सकते हैं। तो वो क्या क्या हो सकता है कि पोल्यूशन की फॉर्म में हो सकता है, डेप्लीशन और डिग्रेडेशन ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल। डेप्लीशन माने किसी चीज का कम होना, डिग्रेड माने उसकी क्वालिटी का इंप्रूव, जो उसकी क्वांटिटी क्वालिटी है वो डिग्रेड होना, उसकी जो मोरल जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाना, तो उसी को बोलते हैं हम डेप्लीशन है, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर यानी पानी खराब हो जाना, कि गंदा पानी हो जाना। एयर खराब हो जाना, जैसे दिल्ली में तो हम देख भी सकते हैं कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। या सोइल का खराब हो जाना, सोइल का खराब हो जाना इतना ज़्यादा कंसर्न की बात क्यों है कि अगर सोइल ही खराब हो जाएगी तो हम एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे, और एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए फूड कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। आगे क्या लिखा है, सोइल इरोजन, वाटर सैलिनिटी यानी खारा पानी हो जाना, क्योंकि हमारे ह्यूमन बींग की एग्जिस्टेंस के लिए फ्रेश वाटर ज़्यादा ज़रूरी है, सलाइन वाटर नहीं, नमकीन पानी नहीं। वाटर सैलिनिटी, पोल्यूशन, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि किसी भी जगह का डेजर्ट में बदल जाना, रेगिस्तान में बदल जाना, जहाँ पे हम कुछ भी ग्रो ना कर सके, कुछ भी प्रोड्यूस ना कर सके। फॉरेस्ट डिप्लीशन, फॉरेस्ट डिप्लीशन क्यों हो रहा है, फॉरेस्ट का कम हो जाना, कि हम फॉरेस्ट को काट दे रहे हैं खेती करने के लिए या वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कोस्टल पोल्यूशन भी एक कंसर्न वाला जोन है। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन को क्यों इतना कंसर्न वाला जोन है कि अगर ओजोन ही एक ऐसी लेयर है जो सन से आने वाली रेडिएशंस को ब्लॉक करती है, अदरवाइज वो रेडिएशन कैंसर पोजिंग होती है। अगर ओजोन ही डिप्लीट हो जाएगी, यानी ओजोन ही बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी, छेद हो जाएगा उसमें, तो फिर सन की सारी रेडिएशन अर्थ पे आएंगी और वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को इम्पैक्ट करेंगी। आर अकाउंटेड एज अ मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब। अब देखते हैं कि भैया एनवायरमेंटल कंसर्न्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं 1990s के बाद, यानी 1990s वाले डिकेड में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 1990 1991 से शुरू होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भैया कल्टीवेबल लैंड, कल्टीवेबल लैंड कौन सी लैंड होती है जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। कल्टीवेबल लैंड इज इसको स्कार्सली एक्सपेंडिंग, यानी वो कोई बढ़ नहीं रही है, बट जो लैंड कल्टीवेबल है वो खराब हो जा रही है, डिग्रेड हो जा रही है अराउंड द वर्ल्ड, वाइल अ लार्ज अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर लैंड लूजिंग इट्स फर्टिलिटी। अगर वो अपनी उर्वरकता, अपनी फर्टिलिटी को ही रिड्यूस कर देगी तो हम कहाँ पे चीजें उगाएंगे, आसमान में तो उगाएंगे नहीं। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि वाटर बॉडीज हैव बीन डिप्लीटेड। वाटर बॉडीज क्या हो सकती है, जहाँ पे पानी स्टोर होकर रहता है, रिवर भी हो सकती है, पॉन्ड भी हो सकता है, नेचुरल लेक भी हो सकती है, या आर्टिफिशियल लेक भी हो सकती है। तो क्या कह रहे हैं कि वाटर बॉडीज हैव बीन डिप्लीटेड एंड पोल्यूटेड टू सच एन एक्सटेंट दैट फूड प्रोडक्शन हैज बीन सिग्निफिकेंटली हैम्पर्ड। तो वाटर बॉडीज में क्या फूड प्रोड्यूस करते हैं हम, जैसे कि फिश फार्मिंग करना, फिश के लिए प्रोड्यूस करते हैं, श्रिम्प्स के लिए करते हैं। ठीक है। तो जब वाटर बॉडीज ही खराब हो जाएंगी, पोल्यूटेड हो जाएंगी, तो उसमें हम बाकी सारी चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। नेचुरल फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन, यानी जो हमारे जंगल है उनको काट रहे हैं, किस लिए, वुड के लिए भी काट रहे हैं, या वहाँ पे खेती करने के लिए भी काट रहे हैं, वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी काट रहे हैं। कि नेचुरल फोर्सेज आर बीइंग कट डाउन एंड द पीपल आर बीइंग डिस्प्लेस, यानी जो वहाँ के ओरिजिनल ट्राइबल पीपल है उनको वहाँ से उनकी जगह से हटा रहे हैं। द डेटोरेशन ऑफ हैबिटेट इन एरिया विच आर रिच इन स्पीसीज इज कंट्रीब्यूटिंग टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि जब हम सिर्फ जंगल को काटते हैं तो सिर्फ हम पेड़ ही नहीं काट रहे, उस पेड़ पे रहने वाली बाकी जितनी भी स्पीसीज हैं, जैसे बर्ड्स हो गए या इंसेक्ट्स हो गए, जो भी हो गए, वो भी सब खत्म हो जा रहे हैं। और इस पूरे बायोडाइवर्सिटी, इस पूरे इकोसिस्टम में हर किसी एक छोटे से छोटे इंसेक्ट का भी एक अपना काम है। तो अगर हम जंगल काट रहे हैं तो जंगल के साथ साथ हम बहुत सारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी वेस्ट कर रहे हैं। कोस्टल पोल्यूशन इज ऑल्सो ऑन द राइज अराउंड द वर्ल्ड, इट इफ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। इंटेंसिव ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ द कोस्टल जोन अराउंड द वर्ल्ड वुड वर्सन द क्वालिटी ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट। और मरीन एनवायरनमेंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि समुद्र से या पानी से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर मरीन एनवायरनमेंट ही खराब हो जाएगा, वहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। वहाँ पे उनके
समुद्र में होने वाले अंदर प्लांट्स हो गए, फिशेज हो गई, या बाकी और एनिमल्स हो गए, अगर वही खराब हो जाएंगे या वही नहीं बचेंगे तो फिर हमारा फायदा क्या है उस सब चीज़ों का, हम वहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आता है प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन, तो यहाँ पे ये जाना जरूरी है कि व्हाट इज ग्लोबल कॉमन, और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल कॉमन्स वो थिंग्स होते हैं जिन पे किसी एक सिंगल कंट्री की अथॉरिटी नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड की एक एसेट की तरह काम करते हैं। रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन बाय एनी वन बट रेदर शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी आर नोन एज कॉमन्स। In the world, there are some areas which are located outside the sovereign jurisdiction of an state, यानी किसी एक सिंगल स्टेट का उनके ऊपर अथॉरिटी नहीं है, उनका ही सिर्फ कानून ही चल रहा है, and hence require a common governance by the international community, and these are known as global commons। ये definition भी याद होनी चाहिए, एग्जाम्स में आएगी। और ये तो पक्का याद होना चाहिए ग्लोबल कॉमन में क्या इंक्लूड है, तो इसमें टोटल 4 चीज़ें होती हैं: अर्थ का एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिका, ओशन फ्लोर एंड द आउटर स्पेस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब 1992 में रियो अर्थ समिट होता है तो वहाँ पे UNFCCC को हम अडोप्ट करते हैं, और उसी में एक प्रिंसिपल दिया जाता है कि भैया पोल्यूशन से लड़ने के लिए सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है, यानी हर किसी को फाइट करना पड़ेगा, ना तो किसी एक इंडिविजुअल कंट्री की वजह से वो हुआ है और ना ही किसी एक इंडिविजुअल कंट्री की वजह से वो खत्म हो जाएगा। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट डिफरेंशिएटेड भी। डिफरेंशिएटेड इन व्हाट मीन्स के हर कोई कंट्री इकोनॉमिक टर्म्स में इक्वल नहीं है, कोई ज़्यादा डेवलप्ड है कोई कम डेवलप्ड है, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं किसी के पास कम पैसे। तो जिनके पास कम पैसे हैं वो उसी हिसाब से चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, और जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो उस हिसाब से चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे और डेवलपिंग कंट्रीज़ को कंट्रीब्यूशन करेंगे कि आप अपने कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कीजिए जिससे हम क्लाइमेट चेंज से ईजी से फाइट कर सकें। तो इसी को बोला गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन नॉर्थ कंट्रीज, हम किसे बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज को जिनके पास काफ़ी पैसा है, बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, यानी साउथ किसको बोलते हैं हम, डेवलपिंग कंट्रीज को, ओवर द इशू ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, के एनवायरमेंट को कैसे कंजर्व करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है। इन द रियो समिट 1992 इट वाज एक्सेप्टेड दैट स्पेशल नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज की कुछ स्पेशल नीड्स है, उनको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो बेचारी पुअर रही हैं, मैक्सिमम टाइम वो कॉलोनाइज रही हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, नॉर्थ वाली कंट्रीज है, उन्होंने उनको कॉलोनी बना के रखा है, और वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, must be taken into account in the development and interpretation of rules of international environmental law and is called as the principle of common but differentiated responsibility। तो वो कहने क्या है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट, कि हमें डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि जितना पोल्यूशन डेवलप्ड कंट्रीज ने करा उतना डेवलपिंग कंट्रीज ने नहीं करा, तो डेवलप्ड कंट्रीज की ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ग्लोबल कॉमन्स, ऐसे ही होता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, यानी वो रिसोर्सेज जिनके ऊपर किसी एक इंडिविजुअल की ओनरशिप नहीं है, वो सोसाइटी के एसेट की तरह काम करते हैं, कि सोसाइटी में रहने वाले हर बंदे की एक जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको मैनेज करना। इट जनरली मीन दैट द ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैव बोथ द राइट एंड द ड्यूटीज रिलेटेड टू द नेचर, लेवल ऑफ यूज़ कि कितना यूज़ करना है, एंड द मेंटेनेंस ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। जैसे इसका एग्जांपल आप छोटा सा देखते हैं कि गांव में अवेलेबल पॉन्ड्स, जो तालाब होते हैं ना गांव में, उसको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बोल सकते हैं, क्योंकि वो पूरे गांव का होता है। तो उसको मैनेज करना, कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको मेंटेन करना है, वो पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है, किसी एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं होती। बट हम देखेंगे आने वाले टाइम में और प्रेजेंट टाइम में क्या है कि कॉमन प्रॉपर्टी जो रिसोर्सेज है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द रिडक्शन इन द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो इसको जानना है क्या है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाना, कि जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो किसी एक इंडिविजुअल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन क्या हो रहा था कि हमें लार्ज स्केल पे खेती करना है, तो खेती करने के लिए हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की लैंड को अब यूज़ कर दे रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो क्या ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है तो ज़्यादा वेस्टेज भी हो रहा है। आगे क्या है कि इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन हो जाना है। इकोसिस्टम कैसे डिग्रेड होता है कि जब हम बैलेंस बना के नहीं रखते हैं, चीज़ों को ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करते हैं, तो तब क्या होता है, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन होता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि कोजेज क्या क्या है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के रिडक्शन में: प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। आगे हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। तो क्या है एनवायरमेंटल मूवमेंट, तो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि फॉरेस्ट मूवमेंट, मूवमेंट अगेंस्ट मिनरल एंड माइनिंग इंडस्ट्री। मिनरल एंड माइनिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट क्यों हम प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ पे माइनिंग्स होती है वहाँ पे समटाइम्स वाटर पोल्यूशन भी होता है, आसपास के जंगल भी काटे जाते हैं, तो लोगों की ज़मीनें भी चली जाती हैं। वाटर पोल्यूशन होता है तो जब वो पानी पीते हैं तो उस पानी पीने से बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं, तो इसलिए उनके अगेंस्ट हम मूवमेंट भी करते हैं। एंटी डैम मूवमेंट, एंटी डैम मूवमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब डैम बनता है तो रिवर का फ्लो रोका जाता है। अब जब रिवर का फ्लो रोका जाएगा तो वो पानी पीछे के साइड में इकट्ठा होता है, और उसके इकट्ठे होने से क्या होता है कि बहुत सारे गाँव
पानी के अंदर डूब जाते हैं, बहुत सारा एरिया पानी के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे रहने वाले लोग उसका विरोध करते हैं कि भैया नई डैम को ना बनाया जाए। तो क्या है, फॉरेस्ट मूवमेंट, मूवमेंट अगेंस्ट मिनरल एंड माइनिंग इंडस्ट्री एंड एंटी डैम मूवमेंट्स। अब इंडिया के कुछ मेजर मूवमेंट्स हमें याद होने चाहिए तो याद क्या रखना है उसमें, कि वो कहाँ पे हुए थे और किस ईयर में हुए थे। सबसे पहले क्या है, चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट कहाँ पे होता है, चिपको मूवमेंट होता है उत्तराखंड में, और कौन से ईयर में होता है, 1973। आगे क्या है, अपीको मूवमेंट। अपीको मूवमेंट कहाँ पे होता है, अपीको मूवमेंट होता है 1983 में कर्नाटका में। साइलेंट वैली मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ होता है, ये होता है केरला में, और ईयर कौन सा है, 1973। टेरी डैम, टेरी डैम कहाँ पे होगा, टेरी डैम होता है उत्तराखंड में, और ईयर क्या है, 1980 से लेके 2004 तक। आगे क्या है, चिल्का बचाओ मूवमेंट। चिल्का इज लेक इन उड़ीसा, तो इसका रीजन कहाँ है, उड़ीसा में, और ईयर क्या है, 1990 में। तो बस ये याद होना चाहिए, इसके अलावा ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा यहाँ से। आगे हमें ये समझना है कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज, दोनों एक डिफरेंट थिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कि वार्मिंग माने हीट अप होना, और ग्लोब माने क्या होती है, हमारी अर्थ। जब हमारी अर्थ हीट अप होगी, गर्म होगी, तो उसी को हमने बोला ग्लोबल वार्मिंग, गर्म हो जाना। ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम ऑब्जर्व सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड, यानी जब तक औद्योगिकरण हुआ नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था, उससे पहले से लेके और अब तक जो हीटअप हुआ है, उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्यों हुआ है, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। कि हमने पोल्यूशन किया है, फैक्ट्रियाँ लगाए, वहाँ से पोल्यूशन है, व्हीकल्स चलाते हैं, वहाँ से पोल्यूशन होता है, और उनसे ऐसी गैसेज निकलती हैं जो सन से आने वाली रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं। ट्रैप माने कि अपने अंदर से पकड़ के रख लेती हैं, और पकड़ के रखने से क्या होता है, कि वो एनर्जी यहीं पे रह जाती है, वो वापस रेडिएट नहीं होती। प्री इंडस्ट्रियल पीरियड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज प्राइमरीली फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग, जो हम भी पेट्रोल डीजल कोयला जलाते हैं, इनसे होता है। विच इंक्रीज द हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज, यानी जो हीट को ट्रैप कर लें, हीट को पकड़ के रख लें, उन गैसेज को रिलीज करते हैं, और उनका लेवल जब एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, कि हमारी गर्मी भी ज़्यादा बढ़ने लगती है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। आगे क्या है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही होता है। तो ये क्या है, रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म चेंज इन द एवरेज वेदर पैटर्न। एवरेज वेदर पैटर्न मतलब कि जब बारिश आनी है तब तो आनी रही है, और जब बारिश को आना है तब नहीं आ रही है, और जब नहीं आनी तब आ जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हमारा वेदर है वो चेंज हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कब क्या हो जा रहा है। ठंडी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जा रही है, गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जा रही है। It refers to the long-term change in the average weather pattern that have come to define Earth's local, regional and global climates. अब इनके कोजेज क्या है भैया, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के। सबसे ज़्यादा क्या है, कि इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जितने हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन में अपनी गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं, जो एनर्जी जनरेटिंग सेक्टर्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे कोल का यूज़ करते हैं, तो वहाँ से भी ये पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कि इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल, gas to generate electricity, run cars and other forms of transportation and power manufacturing industry. Deforestation मतलब क्या होता है, जंगल काट रहे हैं। अब जंगल इतने इंपॉर्टेंट क्योंकि जंगल, हमने सुना होगा ना, कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और हम जंगल ही काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कौन करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जो सन की रेडिएशन, सन की हीट को ट्रैप कर लेती। तो इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एनवायरनमेंट में इंक्रीज, एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है, और जिससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो डिफोरेस्टेशन भी इसका एक कोज है। आगे क्या लिखा है, कि इंक्रीज इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जब हम एग्रीकल्चर लार्ज स्केल पे करते हैं तो उससे भी पोल्यूशन होता है। क्यों, क्यों, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हम हल मतलब टिल करते हैं, जब मिट्टी को पलटते हैं ना उसको, कि जब नई फसल उगानी होती है, तो उससे क्या होता है, कि मिट्टी के अंदर गैसेज होती हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, तो वो एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। और ये भी कैसी गैसेज हैं, ये भी वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हीट को ट्रैप कर लेती हैं। तो इंक्रीजिंगली इंटेंसिव एग्रीकल्चर विच इमिट ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या कह रहे हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या है क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो इन्होंने क्या याद रखना है, कि उनका ईयर याद रखना है, और वो किस चीज़ से फाइट करने के लिए आए थे, ये याद रखना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ईयर क्या है, 1987, और इसका मेन टारगेट क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। इट सजेस्ट कंट्रीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसिंग डैमेज द ओजोन लेयर such as chlorofluorocarbons. The protocol succeeded in eliminating 99% of the ozone depleting substances. अगला क्या है, यूएनएफ ट्रिपल सी 1992, ये रियो डी जेनेरो पे जो अर्थ समिट हुआ था वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। इट ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क अकॉर्ड और अ फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी, ये याद रखना है, फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी टू एक्सप्लिसिटली एड्रेस द क्लाइमेट चेंज, जो क्लियरली बोलती है कि वी हैव टू फाइट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। इट एस्टेब्लिशेज एन एनुअल फोरम, के हम ईयर पे मिलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सीओपीज बोलते हैं, फॉर द इंटरनेशनल डिस्कशन एम एट एस्टेब्लिशिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका मेन टारगेट है, ग्रीन हाउस गैसेज को कैसे रिड्यूस किया जाए।
दीज मीटिंग्स प्रोड्यूस अ क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस प्रोटोकॉल। जो सीओपी की मीटिंग्स हुई तो इनमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आए, प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे काम करना है, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। तो ये याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल आता है 1997 में और फाइनली इन फोर्स कब आता है ये 2005 में। फोर्स में कब आएगा, जब इसको सारी कंट्रियां रेटिफाई कर लें, यानी अपने जो लोकल गवर्नमेंट लोकल पार्लियामेंट होती है वहां से एक्सेप्ट कर ले, तो उसे बोलते हैं रेटिफिकेशन करना, उसे एक्सेप्ट करना। इट वॉज अडोप्टेड इन 1997 एंड केम इनटू फोर्स इन 2005 विच इज़ द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग। ये याद रखना है कि ये लीगली बाइंडिंग है, अगर इसमें कोई टारगेट सेट किए तो वो आपको अचीव करने पड़ेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर कुछ पेनल्टी पनिशमेंट्स अप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट ट्रीटी, इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटिंग टारगेट फॉर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, यानी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री टू कट डाउन देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। चाइना और इंडिया को थोड़ा रिलीफ मिला है। चाइना एंड इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। क्यों रिलीफ मिला कि भैया डेवलपिंग कंट्रीज है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उन्हें अपनी देश को मेंटेन रखने के लिए, देश में रहने वाले लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए थोड़ा बहुत रियायत मिला कि आप यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, वो सारे मिनरल्स, वो सारे मटेरियल जो ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट कर सकते हैं। अगला क्या, पेरिस एग्रीमेंट। ये कब साइन होता है 2005 में। इसका मेन टारगेट क्या होता है कि हमें ग्लोबल क्लाइमेट, जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हद से हद बस 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने देना है और कोशिश करने को वो सिर्फ 1.5 तक ही बढ़े। तो पेरिस एग्रीमेंट रिक्वायर ऑल द कंट्रीज टू सेट इमिशन रिडक्शन प्लेज। प्लेज मतलब शपथ लेने के भैया हम एनडीसी करेंगे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करेंगे, कि हम इतना रिडक्शन करेंगे ही करेंगे। आगे क्या है, द गवर्नमेंट सेट टारगेट known as nationally determined contribution यानी NDCs with the goal of preventing the global average temperature from 20 degree Celsius नहीं है 2 degree Celsius है, 2 degree Celsius above the pre-industrial level and pursuing the effort to keep it below the 1.5 degree Celsius. A few countries have not formally approved, जिन्होंने अप्रूव नहीं करा इसको, कौन कौन सी एट्रिया, ईरान, इराक, लीबिया, साउथ सूडान, टर्की एंड यमन। अब क्या करना है भैया, हमें कंजर्व करना है नेचुरल रिसोर्सेज को। और नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है कि हम अपने यहाँ के लोगों को अवेयर कर दें। ठीक है, और कंजर्व क्यों करना है कि भैया आज की ज़रूरतों को तो पूरा करना ही करना है, बट आने वाली जनरेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए भी तो रिसोर्सेज को छोड़ना है ना। ये थोड़ी है सारा पेट्रोल अपने हम ही खत्म कर जाएंगे, आने वाली जनरेशन के लिए भी तो कुछ चीज़ों को छोड़ना है। ठीक है, तो मेथड क्या, इट इज नेसेसरी टू क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस क्रिएट करनी है अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। आगे क्या है कि अफोरेस्टेशन करना है। अफोरेस्टेशन में चाहे डिफोरेस्टेशन माने होता है जंगलों को काटना, अफोरेस्टेशन माने होता है जंगलों को लगाना, पेड़ों को लगाना, उगाना। प्रिवेंटिंग द फेलिंग ऑफ इमेच्योर ट्री, जो नए ट्रीज है उनको गिराना नहीं है, काटना नहीं है, उनको बचा के रखना है। आगे क्या है कि टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज, कॉन्टूर प्लगिंग, कंट्रोलिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं कि जंगल को काटते हैं, खेती करते हैं, फिर अंदर जंगल काटते हैं, फिर खेती करते हैं, तो उसको रिड्यूस करना है, ओवर ग्रेजिंग को खत्म करना है। एंड प्लगिंग इन द गुलीज को भी रोकना है। गुलीज क्या होता है कि जो नेचुरल नाले होते हैं, जैसे पहाड़ों पे बने होते हैं, उनमें खेती, हम उनमें भी खेती कर देते हैं, उससे क्या होता है फिर फ्लड वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो तो नेचुरल नाला बना हुआ है, जहाँ पे जब ऊपर से ज़्यादा बारिश आएगी, ज़्यादा पानी आएगा तो उसको फ्लो करता है नीचे, और हमने उसमें भी खेती कर दी, तो वहाँ से फ्लड वाली सिचुएशन क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हमें इस पर भी कंट्रोल करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम टू इम्पाउंड रेन वाटर, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए हमें डैम्स बनाने हैं। यूज ऑफ स्प्रिंकलर्स, यानी ऐसे नहीं है कि भैया 12 चला दी और छोड़ दिया। स्प्रिंकलर्स माने जो ऐसे तुमने देखे होंगे ऐसे पार्कों में लगे रहते हैं, वैसे करेंगे। वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर यूज करना है। ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन करना है। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पजेज। आएगा लिखा है मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल, यानी वो जल्दी से बनते नहीं है, उनके बनने में बहुत टाइम, लंबा प्रोसेस लगता है, तो हमें उनके कंजम्पशन को भी थोड़ा धीरे धीरे करना है, कंजर्व करना है और एफिशिएंट यूज़ करना है। आगे क्या है, द इंडिजिनस पीपल एंड देयर राइट। इंडिजिनस पीपल कौन से होते हैं, ये याद रखने की जरूरत है। इंडिजिनस पीपल वो लोग हैं जो किसी बाहर वाले लोगों के आने से पहले से ही वहीं पे रह रहे हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम इंडिजिनस पीपल। और यहाँ पे ये बात याद रखने, द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल वर फॉर्म्ड इन 1975। तो ये छोटा सा चैप्टर था, ये कवर हो गया। तो आप क्या करें, इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एज अ लिंक मिल जाएंगे, आप इसको एक बार रिवाइज कर लें। जैसे ही हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको उन्हें याद रखने में बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।